हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और बड़ी बेसब्री से आप अपने पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो पूरे 5 मार्क्स का है और 5 मार्क्स इसमें आपको पूरे के पूरे मिल जाएं। इसलिए आप जो है अपने चैनल पर आए हैं और आशा करता हूं कि टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आपका एक भी मार्क्स इसके अंदर से नहीं कटेगा। तो टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब है कि जो भी पैराग्राफ आपका आया है वो एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है और उसको आप एनालाइज करने वाले हैं। अब एनालाइज करने में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप इसको कैसे एनालाइज करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सा टेंस यूज़ करना है, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए जिससे इसमें मार्क्स कट जाएँ। अब इसमें सबसे पहले बात अगर करें कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है। एनालिटिकल पैराग्राफ इज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक फॉर्म है। अब जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है वो क्या होती है कि जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको आपको एनालाइज करना है। अब ये किसके बेस पर हो सकती है? ये एक चार्ट के बेस पर हो सकती है, ये ग्राफ के बेस पर हो सकती है, डेटा के बेस पर हो सकती है, कुछ आउटलाइन दी हुई हो सकती है, क्यू दी हुई हो सकती है और टेबल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें दी हुई हो सकती हैं। व्हेन राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, जब आप एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखेंगे, वन शुड रिमेंबर टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स। तो आपको बेसिक फोकस करना है फैक्ट्स के ऊपर, वो भी बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल वे में। एंड टू कवर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है, फिर उसको लिखना है, जिससे कि आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ द गिवन फैक्ट्स। जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है उसका कंपैरिजन करना है, जो फैक्ट्स दिए हैं उसको कंपेयर करना है। ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। कितने टाइप्स के एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं, इस बार का जो सीबीएसई का पेपर है उसमें कौन से वाला आने वाला है वो जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है डेटाबेस। अब डेटाबेस का मतलब है कि कुछ डेटा वगैरह दिया हुआ होगा, उस डेटा को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करना है। जैसे कि इन दिस सम डेटा इज प्रेजेंटेड, ऐसे ही अभी मैंने आपको बताया कि क्या दिया हुआ होगा, डेटा दिया हुआ होगा और पाई चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ होगा या बार ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ होगा, लाइन ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ होगा या कोई टेबल दी हुई होगी। स्टूडेंट्स हैव टू एनालाइज द डेटा मेकिंग कंपैरिजन एंड ड्राइंग कंक्लूजन। जो भी कंक्लूड करना है आपको उसको अच्छे से करना है। जो डेटा दिया हुआ है उसके बीच में कई बार कंपैरिजन भी करना होता है और किस टेंस का यूज़ करना है वो सारी जानकारी भी आपको इसी में मिलने वाली है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड। कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई होगी, उसका सॉल्यूशन वगैरह बताना है आपको उसके बारे में। प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड एंड स्टूडेंट्स हैव टू सजेस्ट सम सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द लॉजिक। इस बार जो है इसके आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे कि हम कुछ सैम्पल पेपर वगैरह में भी देख रहे हैं। तो अब की बार प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस आ रहा है कि इसमें से किस चीज़ को आप अच्छे से एनालाइज करेंगे। एंड टू सजेस्ट सम सॉल्यूशन बेस्ड on some logic. Their solution must be supported with the arguments. कुछ आर्ग्यूमेटिव जो है ना इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, कुछ सेंटेंस लिखने होंगे, रीजंस बताने होंगे कि आपने इस वाले पॉइंट को क्यों किया है। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए होंगे, 2 में से किसी एक के ऊपर आपको जो है इंफॉर्मेशन देनी है। थर्ड वन जो है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बेस है। किसके बेस है? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बेस है कि जो कुछ प्रोसेस दिया हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, उसको एनालाइज करना है। इन दिस स्टूडेंट्स हैव टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको एनालाइज करना है इन फॉर्म ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बेस पर एंड डायग्राम के बेस पर और विजुअल मतलब कुछ पिक्चर्स वगैरह दी हुई होंगी उसके बेस पर और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक दिया हुआ होगा उसके बेस पर, इसको समझना है। थर्ड वन जो है वो है इंफॉर्मेशन बेस्ड। अब इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है एनालिटिकल पैराग्राफ को एनालाइज करना है। दिस हैज सम इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एन इनपुट। कुछ इनपुट के तौर पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको समझना है, फिर उसके बारे में आपको समझाना है, लिखना है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड
अंडरस्टैंड द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब मेन चीज़ें सबके अंदर ही ये आ रही है कि जो भी आपको उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आपको पहले समझना है। समझने के बाद में देखो बेटा, पहले जो है प्लॉटिंग होती है माइंड के अंदर, पहले हमें समझना है कि मुझे क्या क्या बातें लिखनी है। एकदम पेन उठा के आप लिखना शुरू कर देते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। बाद में पता चलता है ये सेंटेंस इसके अंदर मुझे लिखना था, ये वर्ड्स मुझे इसके अंदर जो है ना इंक्लूड करने थे, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। पहले समझना है, माइंड के अंदर प्लॉटिंग करनी है, तब लिखना है। एंड देन डिस्क्राइब इट एज द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के तौर पर। अब एनालिटिकल क्या था? पैराग्राफ था। इसके अंदर 3 पार्ट बना सकते हैं, उनके बारे में भी हम अभी आगे बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मैप बेस आ जाता है बेटा कई बार, कि कोई मैप वगैरह जो है ना आपको दिया हुआ होगा, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर इन दिस ए सेट ऑफ 2 मैप्स, 2 मैप दिए हुए होंगे। कितने दिए होंगे? 2 मैप दिए हुए होंगे। दोनों मैप को पढ़ना है, समझना है। एज इनपुट विद सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज, और इन दोनों मैप के अंदर कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस दिए हुए होंगे। इन ए पीस ऑफ ए लैंड और ए बिल्डिंग प्लान शोइंग सम एडिशंस एंड अल्टरेशंस, स्टूडेंट्स हैव टू एनालाइज दीज चेंजेस। जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है एडिशनल तौर पर, उनको आपको समझना है। समराइज देम इन द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ। इसमें भी क्या करना है? एक पैराग्राफ के तौर पर आपको लिखना है। नेक्स्ट नंबर 5 कंप्लीटेड। अब जो है ना इन गाइडलाइंस को आप जो है ना नोट बना लें और इनको आप लिख जरूर लें कि मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है जब मैं एनालिटिकल पैराग्राफ कर रहा हूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ वो गाइडलाइंस है, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको लिख लेना है। तो पॉज करके आप इनको अच्छे से लिख लेना। रीड द डेटा केयरफुली, जो भी डेटा दिया हुआ है सबसे पहले तो उसको रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑन विच एनालिटिकल पैराग्राफ टू बी रिटन। क्या करना है? समझना है। सबसे पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद उस चीज़ को समझना है। जब आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो फिर उसको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट शुड बी ब्रीफ एंड कम्प्रिहेंसिव। ये कितना कैसा होना चाहिए? ब्रीफ होना चाहिए। शॉर्ट में ही आपको लिखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ नहीं इंक्लूड करेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मीन्स इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है उसको इसके अंदर इंक्लूड करना है, उससे बाहर बातें नहीं जानी चाहिए। देर इज नो नीड ऑफ टाइटल। अब देखो बेटा, कई बार इसमें टाइटल लिख देते हैं, आपको टाइटल नहीं लिखना है। क्या करना है? आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसके सामने एनालिटिकल पैराग्राफ लिख देंगे। एनालिटिकल पैराग्राफ के आगे जरूर बताना है आप ए वाला पार्ट कर रहे हैं कि बी वाला कर रहे हैं। कई बार जो एग्जामिनर होता है उसको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये कौन से वाला एनालिटिकल पैराग्राफ कर रहा है, ए पोर्शन कर रहा है कि बी पोर्शन कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखने के बाद में आपको ए या बी लिखना जरूरी है। टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइटल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, उसके अंदर ही उसका टाइटल आ जाएगा। बिकॉज द पर्पज ऑफ एनालिसिस इज, बिकॉज द पर्पज इन एनालिसिस नोट पब्लिकेशन। ये पब्लिकेशन के लिए नहीं है, तो टाइटल लिखने की कहाँ ही ज़रूरत पड़ेगी। गिव क्लियर इंट्रोडक्शन, इसके बारे में क्लियर इंट्रोडक्शन देनी है। इन कंक्लूजन भी देना है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर मेन फोकस होता है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वहाँ पर, तो आपका इंट्रोडक्शन से पता चल जाएगा आपने कितने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करा है, आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई हैं, और पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। केयरफुली स्टडी द ट्रेंड्स, जो भी इसमें ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो बार ग्राफ के अंदर वो बॉक्स ऐसे बने हुए हैं, उसको अच्छे से समझना है। एंड फिगर्स एंड इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर एनालिसिस, एनालिसिस करने के लिए जो फिगर्स दिए हुए हैं, ट्रेंड्स दिए हुए हैं, उनको अच्छे से समझना है। और समझने के बाद आप उसको लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद यूज़ द ट्रेंड्स एज एन एविडेंस, जो भी ट्रेंड्स हैं उनको एक एविडेंस के तौर पर, मतलब एक सबूत के तौर पर उनको लेना है कि हाँ इससे संबंधित ही चीज़ मुझे लिखनी है, इसके बाहर में कहीं नहीं जाऊँगा। एंड टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट, एंड इट इज़ नेसेसरी टू मेक यूज ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज लिखनी है बेटा? आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखनी है और टू द पॉइंट। एक्यूरेट मीन्स टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए। आपकी जो बातें हैं वो इधर उधर की नहीं होनी चाहिए कि आई अंडरस्टैंड दिस, वी अंडरस्टैंड दिस, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखनी है। चलिए नेक्स्ट थिंग क्या है?
It is appropriate to use the same tense throughout the analytical paragraph. Main and most important thing is जिस टेंस में आप लिखना शुरू कर देते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को, उसी के अंदर, उसी टेंस के अंदर लिखना है। अब टेंस का मतलब बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लिख लेना, समझ लेना, पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है प्रेजेंट सिंपल में, और कोई टेंस आपको यूज़ करना ही नहीं है कि आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये है इसका मेन पॉइंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप लिखें। नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अब नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हो गया कि इसमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आप यूज़ नहीं करेंगे। आप उसको पर्सनली नहीं समझ रहे हैं कि इसमें आई, वी, अस, मी, माई और ये सब वर्ड का यूज़ नहीं करना है। इससे क्या पता चलता है कि आप उसको जो है ना क्या कर रहे हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के तौर पर ले रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, वी कैन अंडरस्टैंड दिस, वी कैन सी दिस, ये वर्ड इसके अंदर बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। ये 2 पॉइंट तो आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल अच्छे से रट जाने चाहिए, एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में और दूसरा इनका यूज हमें नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इसमें यूज नहीं होते हैं। कन्वे आइडियाज कन्विंसिंगली। अब जब आप इनको लिखेंगे, एनालाइज करेंगे तो कन्विंस करते हुए लिखें, और जो एग्जामिनर है उसको आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। यूजिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। लैंग्वेज भी आपकी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ऑर्गेनाइज द कंटेंट। जो भी कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करें। एंड स्ट्रक्चर द आइडियाज लॉजिकली। अपना लॉजिक देते हुए कि आपको ये सब चीज़ें क्यों समझ में आ रही हैं। एंड सिक्वेंसली, और सिक्वेंस के तौर पर लिखें। जो चीज़ पहले आ रही है वो पहले आए, फिर जो सेकंड नंबर पर आनी है वो सेकंड नंबर पर आए, जो लास्ट में आ रही है वो लास्ट में जाए। यूज ए वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी। अब ये तो मैंने समझ लिया है कि मुझे वाइड रेंज वोकेबलरी यूज़ करनी है, लेकिन सिंपल वोकेबलरी यूज़ करनी है। उनको ये नहीं समझना है कि आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, उनको केवल पॉइंट को समझना है, इसलिए बिल्कुल सिंपल वोकेबलरी यूज़ करें। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं उनको अप्रोप्रिएट बनाएं टू द कंटेंट एंड कंटेक्स्ट, जो भी कुछ आप लिख रहे हैं उसके बारे में। यूज ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज। फंक्शनल लैंग्वेज यूज करें टू शो कंपैरिजन, कंट्रास्ट, एम्फेसिस, कंक्लूजन, इन सब बातों को समझाने के लिए। कंक्लूजन करेंगे तो जब उन बातों का ध्यान रखना है कि कंपेयर क्या कर रहा है आपने, कंट्रास्ट कैसे कर रहे हैं, एम्फेसिस मतलब जोर देने के लिए, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं आप, उसके तौर पर। एंड लास्ट एंड not the least point is the analytical paragraph has to be written in 120 words। अब यहाँ पर 120 वर्ड्स और 100 वर्ड्स का मीन्स ये है कि एक पेज के ऊपर आपको जो है ना राइटिंग वाला सेक्शन करना है। ये जो टॉपिक है ये पूरे एक पेज पर आ जाना चाहिए, उतने में एक वर्ड जो लिमिट है 120 वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट अगर इसके बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मेट कैसा होता है। अब है तो बेटा ये क्या चीज़, एनालिटिकल पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के अंदर भी पैराग्राफ बन रहे हैं, हाँ पैराग्राफ के अंदर भी आप पैराग्राफ बना सकते हैं, लेकिन लाइन नहीं छोड़ेंगे। लाइन छोड़ेंगे तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी, वो फॉर्मेट आउट हो जाएगा। और राइटिंग में मेन चीज़ फॉर्मेट ही होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएं कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जो फर्स्ट लाइन होती है वो आप ये लाइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, द गिवन पाई चार्ट एक्सप्रेस और शोज और रिप्रेजेंट, ये वाली लाइन लिखने से शुरुआत करेंगे आप। और फिर जो भी आपको उसमें समझ में आ रहा है, ये किस बारे में है, कितने ईयर का इसके अंदर जो है ना टाइम दिया हुआ है, उस चीज़ को लिख देंगे कि भाई 25 ईयर्स का या 20 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ हो रही है, डेथ रेट ये है, बर्थ रेट ये है, ईयर वाइज उसको लिखते चलेंगे। सेकेंड जो है मेन बॉडी होता है, इसके बारे में लिखेंगे। अब इसमें जो है ना वो भी सारी इंफॉर्मेशन देंगे जो भी आपको रिलेवेंट फिगर्स के अंदर दी हुई है। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स, मेक कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, उन सब चीज़ों को ही आपको इंक्लूड करना है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। एंड थर्ड वन इज कंक्लूडिंग द लाइन। कंक्लूडिंग लाइन मतलब निष्कर्ष क्या निकला है, उसमें लास्ट वाला जो वर्ड लिखते हैं आप लिखते हैं ओवरऑल। ओवरऑल जैसे ही आपने लिखा तो एग्जामिनर को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आपने यहाँ से कंक्लूजन लिखना शुरू कर दिया है ना। तो ओवरऑल वर्ड यहाँ पर लिख के ये छोटा सा कॉमा लगा देंगे, और जो भी चीज़ें आपको उसमें समझ में आई हैं फिर उसको आप लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।